आज 27 जनवरी 2026 है और भारत ने कल ही अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाया है। जी। तो जाहिर है माहौल जश्न का है, लेकिन हमारे पास जो लेख हैं वो दिखाते हैं कि ये आत्मचिंतन का भी एक बड़ा मौका है। हम राष्ट्रपति के भाषण से शुरुआत करेंगे, फिर देश के अंदर आबादी के एक ऐसे बंटवारे को देखेंगे जो भविष्य की राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों को बदल सकता है। अच्छा। इसके बाद ग्रामीण रोजगार की एक बड़ी बहस में उतरेंगे और अंत में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करेंगे। क्या जलवायु परिवर्तन जैसे संकट से लड़ने में हमारी भाषा ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है? चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का गणतंत्र दिवस का भाषण। इसमें आत्मनिर्भर भारत और दुनिया में शांति के दूत के तौर पर भारत की भूमिका पर काफी जोर दिया गया। जी। भाषण में हाल की कुछ बड़ी उपलब्धियों का भी जिक्र था, जैसे आतंकी ठिकानों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारत का दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ना। हाँ, और जीएसटी और नए लेबर कोड जैसे आर्थिक सुधारों की भी तारीफ की गई। सांस्कृतिक तौर पर भी दो बड़ी बातें कही गई। एक तो वंदे मातरम गीत की रचना की 150वीं वर्षगांठ। हाँ। और दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती। इन दोनों को राष्ट्रीय गौरव से जोड़ा गया। भाषण में एक नया विचार भी सामने रखा गया, संवैधानिक राष्ट्रवाद का। लेकिन हमारे पास एक संपादकीय लेख है जो इस पर एक अलग ही नजरिया पेश करता है। हाँ। उसका कहना है कि गणतंत्र दिवस सिर्फ उपलब्धियां गिनाने का दिन नहीं होना चाहिए। और ये एक बहुत जरूरी बात है। हाँ। संपादकीय का तर्क है कि देखिए, सिर्फ आर्थिक विकास या सैन्य शक्ति वो किसी देश की सेहत का असली पैमाना नहीं हो सकते। गणतंत्र का असली मतलब है नागरिकों के अधिकार और राज्य के कर्तव्य। लेख चेतावनी देता है कि सभ्यता पर गर्व करना अच्छी बात है, पर इसे जमीनी हकीकत से मुंह मोड़ने का बहाना नहीं बनाना चाहिए। ये बात थोड़ी सोचने वाली है। मतलब हर देश अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाता है, इसमें क्या हर्ज है? क्या ये नजरिया थोड़ा ज्यादा आलोचनात्मक नहीं हो जाता? आपका सवाल जायज है। जश्न में कोई बुराई नहीं है, लेकिन संपादकीय का इशारा उस खतरे की तरफ है जब जश्न आत्मसमीक्षा पर हावी हो जाए। अच्छा। लेख के मुताबिक जब हम सिर्फ अपनी सफलताओं की बात करते हैं तो हम सांप्रदायिक राजनीति के बढ़ते जहर, संघवाद की कमजोर होती जड़ों और गहरे बैठे भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को नजरअंदाज करने लगते हैं। संदेश ये है कि एक मजबूत गणतंत्र अपनी कमियों को स्वीकार करने से डरता नहीं, बल्कि उनसे सीखता है। समझ गया। तो ये एक तरह से संतुलन बनाने की बात है गर्व और आत्मचिंतन के बीच। और जमीनी हकीकत की बात करें तो शायद इससे बड़ी कोई हकीकत नहीं जो आरबीआई की एक रिपोर्ट दिखा रही है। हाँ। ये तो देश के भविष्य की एक बहुत ही जटिल तस्वीर पेश करती है। जटिल और शायद थोड़ी चिंताजनक भी। ये रिपोर्ट भारत के भीतर एक तरह से दो अलग अलग भारत की कहानी कहती है। दो भारत कैसे? इसके मुताबिक 2036 तक केरल और तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्य बुजुर्ग राज्य बन जाएंगे, जहां 20% से ज्यादा आबादी 60 साल से ऊपर की होगी। और दूसरी तरफ बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे उत्तरी राज्य हैं, जहां काम करने वाली उम्र की आबादी यानी युवा आबादी लगातार बढ़ती रहेगी। मतलब देश का एक हिस्सा बूढ़ा हो रहा है और दूसरा जवान। बिल्कुल। और यहीं से असली नीतिगत चुनौतियां शुरू होती हैं। आरबीआई ने सलाह दी है कि बूढ़े हो रहे राज्य अपने पेंशन का खर्च उठाने के लिए सब्सिडी कम करें। और युवा राज्य शिक्षा और स्वास्थ्य में जमकर निवेश करें। सुनने में ये तर्कसंगत लगता है, लेकिन एक लेख इसे दक्षिणी राज्यों के लिए दोहरी मार यानी डबल वैमी कहता है। मतलब अच्छा काम करने की सजा मिल रही है। ये तो बड़ी अजीब बात है। ये अजीब लगता है, लेकिन यही हो रहा है। दक्षिणी राज्यों ने दशकों तक जनसंख्या नियंत्रण पर बहुत अच्छा काम किया। अब उन्हें इसकी दोहरी कीमत चुकानी पड़ रही है। दोहरी कीमत? पहली, चूंकि केंद्रीय टैक्स का बंटवारा आबादी के आधार पर होता है तो उन्हें केंद्र से कम पैसा मिलता है। और दूसरी, आने वाले परिसीमन यानी लोकसभा सीटों के पुनर्निर्धारण में संसद में उनका प्रतिनिधित्व भी कम हो जाएगा। ओहो। तो एक तरफ उन पर बुजुर्ग आबादी की देखभाल का बोझ बढ़ रहा है और दूसरी तरफ उनके वित्तीय और राजनीतिक संसाधन कम हो रहे हैं। ये तो वाकई एक गंभीर स्थिति है। और युवा राज्यों के बारे में क्या? युवा आबादी को तो हमेशा एक फायदे, एक डेमोग्राफिक डिविडेंड के तौर पर देखा जाता है, लेकिन ये लेख उसे भी एक चुनौती की तरह क्यों पेश कर रहा है? यही इस विश्लेषण का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। लेख सवाल उठाता है कि क्या हम इस डिविडेंड को असल में भुना पाएंगे। इसके सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं।
पहली, इन युवा राज्यों में शिक्षा पर सरकारी खर्च या तो स्थिर है या घट रहा है, तो हम इन युवाओं को भविष्य के लिए तैयार कैसे कर रहे हैं? सही बात है। और दूसरी, ये युवा उस दौर में नौकरी के बाजार में आएंगे जब ऑटोमेशन और एआई का बोलबाला होगा। तो ऐसे में आरबीआई की जो वो पारंपरिक सलाह है श्रम प्रधान क्षेत्रों को बढ़ावा देने की, वो शायद काम ना आए। शायद बिल्कुल काम ना आए। खतरा ये है, जिसे लेख कहता है कि ये राज्य अमीर होने से पहले ही बूढ़े हो जाएंगे। अमीर होने से पहले ही बूढ़े? हाँ, मतलब हम अपनी युवा आबादी का फायदा उठाने से चूक जाएंगे, और जब तक हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तब तक हमारी आबादी भी बूढ़ी होने लगेगी। और इस पूरी तस्वीर में महिलाएं कहाँ हैं? अक्सर ऐसी बड़ी आर्थिक बहसों में उन्हें भुला दिया जाता है। प्रबढ़ना महिलाओं पर कहीं ज्यादा असर डालता है। अच्छा। वे पुरुषों से ज्यादा जीती हैं, लेकिन उनके पास अपनी संपत्ति बहुत कम होती है। आरबीआई का मॉडल उन करोड़ों महिलाओं को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है जो कभी औपचारिक वर्कफोर्स का हिस्सा नहीं रही। उनकी कोई पेंशन भी नहीं है? बिल्कुल। और ये मॉडल ये भी मानकर चलता है कि परिवार उनकी देखभाल करेगा। जबकि वो पारंपरिक पारिवारिक ढांचा तेजी से बदल रहा है, लोग काम के लिए दूसरे शहरों में जा रहे हैं, एकल परिवार बढ़ रहे हैं। सही कहा। वो पारंपरिक सुरक्षा कवच अब टूट रहा है। इसीलिए लेख का निष्कर्ष है कि ये सब्सिडी कम करने या निवेश बढ़ाने जैसी टुकड़ों में बंटे समाधानों से काम नहीं चलेगा। भारत को एक व्यापक सार्वजनिक वित्त पोषित बुजुर्ग देखभाल यानी पब्लिक फंडेड जीरियाट्रिक केयर व्यवस्था की जरूरत है, जो सबके लिए हो। सामाजिक सुरक्षा की बात चली है तो चलिए ग्रामीण रोजगार की उस बड़ी बहस पर आते हैं जो अभी छिड़ी हुई है। जी। सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा को एक नए कानून विकसित भारत जी राम जी एक्ट से बदलना चाहती है, और सरकार का दावा है कि यह एक बड़ा सुधार है। हाँ, सरकार के दावे बड़े हैं। कहा जा रहा है कि नया एक्ट मनरेगा के 100 दिनों के बजाय 125 दिन के काम की गारंटी देगा। 25 दिन ज्यादा? हाँ, और कुछ पुराने सख्त नियमों को हटाया जाएगा और डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल से भ्रष्टाचार को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। कागज पर तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अर्थशास्त्री जॉन द्रेज का एक लेख इन दावों की एक-एक करके परतें खोलता है। वो 125 दिन की गारंटी से शुरू करते हैं और वो इसे एक धोखा बताते हैं। उनका कहना है कि इस गारंटी के साथ एक स्विच ऑफ प्रावधान जुड़ा हुआ है। एक मिनट, स्विच ऑफ प्रोविजन? ये तो गारंटी को ही बेमतलब बना देता है। हाँ, मतलब सरकार जब चाहे जहां चाहे गारंटी को एक बटन की तरह बंद कर सकती है। ये तो अधिकार नहीं, एक तरह की सरकारी कृपा हुई। द्रेस का यही तर्क है, ये गारंटी के बिना गारंटी देने जैसा है। अब दूसरे दावे पर आते हैं, अपात्रता प्रावधानों को हटाने का। सरकार इसे एक बड़ी राहत की तरह पेश कर रही है। ये प्रावधान थे क्या? क्या ये मजदूरों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत थे? द्रेस बताते हैं कि ये मनरेगा का एक बहुत ही मामूली और लगभग कभी इस्तेमाल न होने वाला नियम था। अच्छा। यह उन लोगों पर लागू होता था जो काम के लिए आवेदन तो करते हैं, लेकिन जब काम मिलता है तो करने नहीं आते। इस नियम को हटाने को एक बड़ी उपलब्धि बताना, जैसा द्रेस लिखते हैं, गर्म हवा बेचने जैसा है। मतलब जमीनी स्तर पर कोई असर नहीं पड़ने वाला? बिल्कुल नहीं। और तीसरा दावा, तकनीक से भ्रष्टाचार का खात्मा। ये तो हर सरकार का पसंदीदा नारा होता है। हाँ, ये तो है। और यहाँ भी लेख हकीकत सामने रखता है। मनरेगा में तकनीक का इस्तेमाल, जैसे आधार लिंक्ड पेमेंट, पहले से ही बड़े पैमाने पर हो रहा है और उसका रिकॉर्ड मिला जुला रहा है। मतलब कई बार तो तकनीकी गड़बड़ियों ने ही नए तरह के भ्रष्टाचार को जन्म दिया है। ये तो बड़ी विडंबना है। जिस तकनीक को समाधान माना जा रहा था वही एक नई समस्या बन गई। कैसे? लेख एक उदाहरण देता है। मान लीजिए तकनीकी खामी की वजह से किसी मजदूर की दिहाड़ी गलत बैंक खाते में चली गई। अब वो महीनों तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता है। अंत में वो तंग आकर किसी बिचौलिए को पकड़ता है जो कुछ हिस्सा लेकर उसका पैसा निकलवा देता है। तो यहाँ तकनीक ने भ्रष्टाचार खत्म नहीं किया, बल्कि उसे और जटिल बना दिया। तो अगर ये सारे दावे खोखले हैं, तो फिर इस नए कानून का असली मकसद क्या है? ये बदलाव क्यों किया जा रहा है? लेख के अनुसार असली मकसद इस कार्यक्रम को पूरी तरह से केंद्र सरकार के नियंत्रण में लेना और उसका पूरा श्रेय लेना है। अच्छा, क्रेडिट लेने की बात है। हाँ, इसे एक अधिकार आधारित कानून से बदलकर एक सरकारी योजना की तरह पेश करना है। ठीक वैसे ही जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को प्रधानमंत्री की योजनाओं के नाम से रीपैकेज कर दिया गया। तो यहाँ पर काम का अधिकार और मजदूरों का हक पीछे छूट जाता है और राजनीतिक ब्रांडिंग आगे आ जाती है। बिल्कुल।
तो असल में ये कल्याण के अधिकार को एक राजनीतिक ब्रांडिंग एक्सरसाइज में बदलने की कोशिश है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। चलिए अब एक ऐसे विषय पर आते हैं जहां समस्या नीति में नहीं बल्कि हमारे शब्दों में छिपी है। ये लेख जलवायु परिवर्तन को भाषा के नजरिए से देखता है, जो बहुत ही अनोखा है और बेहद जरूरी भी। लेख का मूल विचार ये है कि हम जलवायु संकट से इसलिए ठीक से नहीं लड़ पा रहे क्योंकि हम उसके बारे में सही भाषा का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। विज्ञान और प्रशासन की जटिल भाषा ही हमारी सबसे बड़ी बाधा बन गई है। इसे समझाने के लिए लेख लॉस एंड डैमेज का उदाहरण देता है। ये शब्द हम अक्सर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में सुनते हैं। इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, जब अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ लॉस एंड डैमेज कहते हैं तो उनका मतलब सिर्फ टूटे हुए घर या खराब हुई फसल नहीं होता। अच्छा, उनका मतलब होता है जलवायु परिवर्तन के वो प्रभाव जिनसे उभरना नामुमकिन है। जैसे कि मतलब ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई पैसे से हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। जैसे किसी द्वीप का हमेशा के लिए डूब जाना, किसी समुदाय की सदियों पुरानी परंपराओं का खो जाना, जमीन का हारा हो जाना जिससे वो हमेशा के लिए बंजर हो जाए। इसमें एक गहरा मानवीय और सांस्कृतिक दर्द छिपा है। ये सिर्फ उस चीज की बात नहीं करता जो टूट गई है, बल्कि उसकी भी बात करता है जिसे कभी वापस नहीं लाया जा सकता। लेकिन लेख कहता है कि जब ये शब्द भारत के प्रशासनिक गलियारों में पहुंचता है तो इसका पूरा मतलब ही बदल जाता है। हाँ, और यही समस्या की जड़ है। भारत के नौकरशाही में इसका अनुवाद हो जाता है नुकसान आकलन या हानिपूर्ति। बस। हाँ, यानी आपदा के बाद दिया जाने वाला मुआवजा। एक गहरा भावनात्मक और मानवीय संकट एक सरकारी फाइल और मुआवजे का एक फॉर्म बनकर रह जाता है। वो गहरा अर्थ पूरी तरह खो जाता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी नौकरशाही उस समस्या को हल करने की कोशिश कर रही है जिसे वो पूरी तरह समझ ही नहीं पा रही। लेख इसे शासन का गैप, गवर्नेंस गैप कहता है। सही कहा, क्योंकि जब भाषा का दायरा सिकुड़ता है तो आपकी नीतिगत प्रतिक्रिया का दायरा भी सिकुड़ जाता है। हम सिर्फ बाढ़ या तूफान के बाद राहत पहुंचाने तक सीमित रह जाते हैं। हम उन धीमे धीमे हो रहे बदलावों को नहीं देख पाते, जैसे जमीन का खारा होना या पारंपरिक ज्ञान का लुप्त हो जाना, क्योंकि हमारी प्रशासनिक भाषा में उनके लिए कोई शब्द ही नहीं है। लेख में एक डेटा विरोधाभास का भी जिक्र है। ये क्या है? ये भी एक बहुत दिलचस्प बात है। आज हमारे पास जलवायु परिवर्तन पर पहले से कहीं ज्यादा डेटा है। जिला स्तर के मॉडल, बाढ़ की भविष्यवाणियां, सब कुछ है। हाँ, लेकिन इस डेटा को जमीनी स्तर पर इस्तेमाल कैसे किया जाए, इस पर कोई स्पष्टता नहीं है। एक जिलाधिकारी के लिए आंकड़ों से भरी एक मोटी रिपोर्ट को कल सुबह लिए जाने वाले फैसलों में बदलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। जानकारी और उसे लागू करने के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। बिल्कुल। तो इसका समाधान क्या है? अगर भाषा और डेटा दोनों ही समस्या हैं, तो रास्ता कहाँ से निकलेगा? समाधान ये है कि हम संचार को एक अतिरिक्त काम समझने की बजाय एक मुख्य काम समझें। लेख ओडिशा के चक्रवात तैयारी मॉडल का बहुत अच्छा उदाहरण देता है। अच्छा। ओडिशा की सफलता सिर्फ बेहतर सैटेलाइट या तकनीक की वजह से नहीं है। ये सालों की मेहनत का नतीजा है जिसमें उन्होंने जमीनी स्तर पर लोगों का भरोसा जीता और उन तक सरल समझने योग्य भाषा में चेतावनी पहुंचाई। यानी विज्ञान को प्रयोगशाला से निकालकर लोगों की जिंदगी से जोड़ना होगा और उसे मानवीय बनाना होगा। किसी किसान को ये बताना कि हीट इंडेक्स 45 डिग्री होगा काफी नहीं है। उसे ये समझाना होगा कि इसका मतलब है कि उसे अपने काम के घंटे बदलने होंगे, वरना उसकी सेहत पर क्या असर पड़ेगा। जब विज्ञान लोगों की जिंदगी की भाषा में बात करता है, तभी वे उस पर अमल करते हैं। तो इन सभी लेखों को एक साथ रखकर देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर उभरती है। हमने शुरुआत की गणतंत्र दिवस के जश्न और विकसित भारत के एक भव्य दृष्टिकोण से जी, लेकिन जैसे जैसे हम गहराई में उतरे, हमें एक ऐसा देश दिखा जो अपनी बढ़ती और बूढ़ी होती आबादी के बीच संतुलन बनाने, सामाजिक सुरक्षा के असली मतलब को बचाने और यहाँ तक कि अपने सबसे बड़े संकट को बयान करने के लिए सही शब्द खोजने जैसी बुनियादी चुनौतियों से जूझ रहा है। ये एक तरह से याद दिलाता है कि प्रगति कभी भी एक सीधी सरल रेखा में नहीं होती और ये सारी चुनौतियां आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं। हाँ। आबादी का मुद्दा सीधे सीधे रोजगार की बहस और सामाजिक सुरक्षा की जरूरत से जुड़ा है। एक बूढ़ा होता समाज एक युवा समाज से बिल्कुल अलग तरह की मांगे रखता है। और जलवायु संकट में स्पष्ट और भरोसेमंद संचार की जो जरूरत है वो तो इन सभी क्षेत्रों पर लागू होती है, चाहे वो नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में बताना हो या नई नीतियों के नफा नुकसान समझाना हो। बिल्कुल।
स्पष्ट और ईमानदार संवाद के बिना आप किसी भी बड़ी चुनौती के लिए लोगों को तैयार नहीं कर सकते। और दिलचस्प बात यह है कि इन लेखों में 2 जयंतियों का जिक्र है, वंदे मातरम और सरदार पटेल। और साथ ही संपादक को लिखे एक पत्र में सर विलियम मार्क टुली के निधन का भी जिक्र है। हाँ, मार्क टुली, वो विदेशी पत्रकार जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारत को दुनिया के लिए और शायद खुद भारत के लिए समझाने में लगा दिया। सही कहा। उन्होंने इमरजेंसी से लेकर बाबरी मस्जिद विध्वंस तक हर बड़ी घटना को कवर किया और उसकी जटिलताओं को दुनिया के सामने रखा। और यही हम आज के श्रोता के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। एक ऐसा देश जो अपने भविष्य की एक भव्य छवि, विकसित भारत पर इतना केंद्रित है, उसके लिए अपने जटिल, उलझे हुए और अक्सर विरोधाभासी वर्तमान को समझने के लिए स्पष्ट, आलोचनात्मक और सहानुभूति रखने वाले कहानीकारों का होना कितना महत्वपूर्ण है।